आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में दोबारा एक नया अफसाना लेके हाजिर हुई हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिले। आज के मेरे इस अफसाने का उन्वान है अना के पुजारी और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा तवील है लेकिन ज़रा तहम्मुल से सुनने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मिसेस अमीना ज़िया आज जब आफ्ताब के स्कूल से वापस आई तो खासी रंजीदा थीं। उनके बेटे आफ्ताब ने आज फिर स्कूल की दो बच्चियों की पिटाई कर दी थी और ये कोई पहला मौका नहीं था। उसकी अक्सर स्कूल में लड़कियों से लड़ाई हो जाती थी और ज़्यादातर ये लड़ाइयाँ उसकी क्लास की लड़कियों के ज़्यादा नंबर लेने पर होती थी। आफ्ताब को बिल्कुल गवारा नहीं था कि लड़कियाँ उससे ज़्यादा नंबर लें। उसकी दो बड़ी बहनें थीं मगर वो उनके साथ भी हर वक्त मुकाबले पर तुला रहता था कि क्योंकि वो एक मर्द है इसलिए वो हर काम सही और अच्छा करता है और उसको ये सारे ख़वाइस अपने बाप ज़िया अहमद से मिले थे। ज़िया अहमद एक नहायत कामयाब बिजनेसमैन थे और हर कोई जानता था कि वो एक बहुत तालीम याफ्ता और ज़हीन आदमी है, मगर ये भी एक हकीकत थी कि वो एक नहायत बदमिजाज और अक्खड़ मिजाज शौहर थे। अमीना से उनकी शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी और ज़िया अहमद हमेशा अपनी इस बेजोड़ शादी का ताना अमीना को देते थे। हालांकि अमीना खुद भी पढ़ी लिखी खातून थी मगर ज़िया अहमद के नज़दीक उनके इंग्लिश अदब में एमए की कोई हैसियत नहीं थी। वो हर वक्त अमीना को यही ताना देते थे कि तुम एक नाकारा और नाकिसुल अक्ल औरत हो, तुम क्या जानो कि मर्द कितना अक्लमंद और समझदार है। औरत सिवाय बच्चे पैदा करने और खाना पकाने के किसी लायक नहीं। और आफ्ताब हर वक्त की यही बातें सुन सुनकर बड़ा हो रहा था। उसको अपनी माँ और बहनों से कोई ख़ास लगाव नहीं था। ज़िया अहमद अक्सर अमीना पर हाथ भी उठा दिया करते थे तो आफ्ताब अपनी बहनों से कहता ज़रूर अम्मी का ही कोई कसूर होगा। आज भी जब ज़िया अहमद ऑफिस से घर आए तो अमीना ने उनसे आज के वाक़े का जिक्र किया तो ज़िया अहमद एकदम भड़क कर बोले, ज़रूर उन लड़कियों ने मेरे बेटे को तंग किया होगा वरना मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। और अमीना उनकी बातें सुनकर हैरत से उनका मुंह देखती रह गई। और फिर इसी तरह कुछ साल और गुजर गए। आफ्ताब अब 20 बरस का हो चुका था और उसमें अब खासी खुदसरी आ चुकी थी। बिल्कुल ज़िया अहमद की एडवांस शक्ल बन चुका था। कई बार वो बाप से भी बदतमीजी कर चुका था मगर ज़िया अहमद लाड से उसकी बातों को दरगुजर कर देते थे। आजकल आफ्ताब अक्सर घर से गायब रहने लगा था, कॉलेज भी पाबंदी से नहीं जाता था। अमीना काफ़ी परेशान थी। ज़िया साहब से कुछ बोलती तो वो उनकी जान को आ जाते। आखिरकार उन्होंने अपने छोटे भाई आमिर से कहा कि वो पता लगाए कि आफ्ताब सारा दिन कहाँ रहता है। और जब कुछ दिनों के बाद उनके भाई ने उनको जो बताया उसको सुनकर अमीना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उनके भाई आमिर ने बताया कि आफ्ताब अक्सर ख्वाजा सराओं के साथ देखा जाता है और कुछ गलत किस्म के लड़के भी उसके करीबी दोस्त हैं। अमीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। अगर ज़िया साहब से बात करती तो वो उल्टा उनके गले पड़ जाते कि ये उनकी तरबियत का नतीजा है और वो अमीना की मज़ीद तजलील करते। अब अमीना बेगम को एक और भी तशवीश होने लगी कि आफ्ताब हर वक्त अपना कमरा बंद क्यों रखता है। किसी को भी वो अपने कमरे में नहीं आने देता था। सबको ये तो पता था कि वो पेंटिंग करता है मगर वो किसी को अपनी पेंटिंग्स नहीं दिखाता था। आमना को अब ये भी तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा क्या है वो अपना कमरा क्यों बंद रखता है। आमना ने किसी न किसी तरह आफ्ताब के कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फिर वो एक दिन आफ्ताब की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आई और वो तकरीबन गिर ही जाती अगर उन्होंने दीवार का सहारा ना लिया होता। आफ्ताब के कमरे में जा बजा औरतों की पेंटिंग्स बिखरी हुई थी मगर उनमें से कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं थी जिसे खूबसूरत कहा जा सके।
किसी तस्वीर की आँख गायब, किसी के होंठ, कहीं आधा जिस्म औरत का और आधा किसी जानवर का। यहाँ तक कि जिस्मानी आज़ा भी अजीब भयानक तरीके से बनाए गए थे। रंग भी इतने गहरे कि हर तस्वीर भयानक मंजर पेश कर रही थी। अमीना को ऐसा लग रहा था कि वो किसी पागल या नफसियाती मरीज के कमरे में हो। वो बमुश्किल अपने आप को संभालती कमरे से बाहर आई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिया साहब से बात करें, मगर उन्होंने आखिरकार यही फैसला किया कि वो जिया साहब को सब कुछ बताएंगी। शाम को जब जिया साहब घर आए तो अमीना ने उन्हें आफ्ताब के कमरे का आवाज़ सुनाया। खिलाफ तवक्को जिया साहब कहकहा मारकर हंस पड़े और बोले, बेवकूफ़ औरत, ये आजकल की नस्ल है। ये नस्ल हर वक्त खुद को मुनफरिद साबित करने की कोशिश में लगी रहती है और ऐसी ही ऊटपटांग हरकतें करती है, और तुम उसको नफसियाती मरीज बनाने पर तुली बैठी हो। अपने काम से काम रखो और फजूल बातों में मेरा वक्त भी ज़ाया ना करो। जिया साहब झंझलाकर बोले और अमीना बोझल दिल लिए वहाँ से उठ गई। मगर उन्होंने दिल में सोच लिया था कि वो किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर बात करेगी। दूसरे दिन अमीना अपनी एक डॉक्टर दोस्त से मिलने उसके घर गई, मगर उसने सारी बात सुनकर कहा, यह तो एक नफसियाती मसला है, उन्हें किसी नफसियाती डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर उसने अपने एक नफसियाती डॉक्टर दोस्त का पता बताया और दूसरे दिन अमीना उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची और उसको आफ्ताब के बारे में सारी तफसीलात बताई। डॉक्टर ने बचपन से जवानी तक के सारे वाक़यात और हालत सुनकर इंतहाई संजीदगी से अमीना जिया को देखा और बोला, आपका बेटा शदीद तरीन खुद पसंदी का शिकार है और इसी वजह से वो औरतों से नफरत करता है। औरतों से उसकी नफरत की वजह घर का माहौल भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से ही ऐसे नफरत में रवैये देखें तो वो लाशूरी तौर पर उन रवैयों से मुतासिर हो जाता है। अमीना को एक झटका लगा और उन्हें जिया साहब के वो सारे रवैये और हतक आमेज जुमले और वक्तन फ़वक्तन पड़ने वाली मार याद आने लगी। उनका दिल चाह रहा था कि वो डॉक्टर के सामने फूट फूट कर रोए और बताएं कि उनका बेटा किस वजह से ऐसा नफसियाती मरीज बना है, मगर वो दम साधे डॉक्टर की बातें सुन रही थी। डॉक्टर ने अमीना को गौर से देखते हुए कहा, और जिस तरह की पेंटिंग्स का तस्करा आपने किया है वो खतरनाक हद तक उसके शिद्दत पसंद होने की निशानदही कर रहा है। ऐसे लोग अक्सर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और किसी को भी नुकसान, यहाँ तक कि जान से मारने से भी गुरेज नहीं करते। अमीना डॉक्टर की बात सुनकर दहल गई। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने अमीना को बगौर देखते हुए कहा, बीबी, मैं अभी सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ। आप कोशिश करें और किसी तरह मेरे पास उसको इलाज के लिए लाएं। इलाज और देखभाल से कुछ बेहतर नतीजा निकल सकता है, वरना बाद में आप सारी ज़िंदगी पछताती रह जाएंगी। अमीना बेचारगी से डॉक्टर की शक्ल देखने लगी और घर आई तो वो बेहद परेशान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ख़ानदान में भी कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जिससे वो अपनी परेशानी शेयर करती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। परेशानी के सबब से आखिरकार वो बीमार ही हो गई। उनकी बेटियां हर मुमकिन उनका ख्याल रखती। इन्हीं दिनों उनकी बड़ी बेटी इरम का रिज़ल्ट आ गया। उसने ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, बल्कि शहर भर में उसकी दूसरी पोजीशन आई थी। उनकी बेटी मरियम थी ही बहुत काबिल। अमीना को अपनी बेटियों पर बहुत फ़ख्र था। शाम में जब जिया साहब और आफ्ताब घर आए तो उनकी बेटी इरम ने बड़े फ़ख्र से अपने बाप और भाई को अपनी कामयाबी का बताया। खिलाफ तवक्को जिया साहब काफ़ी खुश हुए, मगर आफ्ताब एकदम चिढ़ कर बोला, रोल नंबर चेक कर लो, कहीं बाद में शर्मिंदगी ना हो। तुम लड़कियां कब से इतनी अक्लमंद हो गई कि टॉप करो। आफ्ताब की अपनी बहनों से अच्छी खासी बहस शुरू हो गई और फिर वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आफ्ताब ने गुस्से से तिल मिलाते हुए इरम की गर्दन दबोच ली। अमीना, जिया साहब सब उसको रोकने की कोशिश करने लगे, मगर उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने जिया साहब को जोर से धक्का दिया और वो शीशे की टेबल पर गिर गए। टेबल के टूटने से शीशे फैल गए, जो जिया साहब को भी
जख्मी कर गए। आफ्ताब ने आओ देखा ना ताओ एक शीशे का टुकड़ा उठाकर इरम पर हमला कर दिया। गला घुटने के सबब से वो पहले ही निढाल थी। शीशे के वार के बाद वो बेजान होकर फर्श पर गिर गई। अमीना फटी आंखों से ये मनाजिर देख रही थी। उन्होंने अचानक हिस्टेरियाई अंदाज में चीखना शुरू कर दिया। उनके चीखने पर उनका चौकीदार घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद उनको कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। अमीना की आंख खुली तो अस्पताल में थी। जिया साहब और उनकी छोटी बेटी कमरे में थे। जिया साहब के हाथ और चेहरे पर बैंडेज थी। अमीना तड़प कर उठी और इरम का पूछा। उनकी बेटी एकदम रो पड़ी। जिया साहब आहिस्तगी से बोले, डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। अमीना तड़प कर बाहर भागी और जिया साहब को पकड़कर झंझोड़ कर बोली, देख लिया आपने, ये सब आपके रवैयों का नतीजा है जो आपने सदा मेरे साथ रवा रखा। घर के हालात ने मेरे बेटे को जहनी मरीज बना दिया। आपने कभी मेरी बातों पर तवज्जो नहीं दी, मगर मुझको डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि आफ्ताब कभी भी कोई इंतहाई कदम उठा सकता है, मगर मैंने आपके गुस्से की वजह से कोई बात नहीं की और आपने देख लिया नतीजा क्या निकला। आज मेरा बेटा जेल में है और मेरी बेटी मौत के मुंह में। आपने आज तक मेरी तजलील की, उसकी सज़ा आज मेरी बेटी और बेटा भुगत रहे हैं। क्या मेरा औरत होना इतना बड़ा जुर्म था? अमीना ने जिया साहब को झंझोड़ते हुए पूछा। आप खुद भी तो एक औरत से पैदा हुए हैं, फिर क्यों औरत इतनी हकीर है, क्यों नाक़िसुल अक़ल है? उसके जिस्म से पूरी एक नस्ल निकलती है। अमीना ये कहते कहते फर्श पर ढह गईं और जिया साहब के पास अमीना की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया।